हेलो एवरीवन, मैं मोटिवेशनल काउंसलर, मैरिड कपल काउंसलर शरणवीर शर्मा। वेलकम टू माय चैनल पैशन ऑफ लाइफ। आज मैं अपने इस चैनल पे आप सबसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने आई हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। आज मैं अपनी खुद की लाइफ स्टोरी आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप इससे कुछ सीख सको, मोटिवेट हो सको, इंस्पायर हो सको। खास करके वो लड़कियाँ, वो औरतें जो आज भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस, इमोशनल फिजिकल टॉर्चर या किसी भी शोषण का शिकार हो रही हैं। शायद मेरी ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी कोई हेल्प कर दे। लिए मैं किसी भी सिंपैथी या कोई हमदर्दी या कोई वुमेन कार्ड प्ले करने के लिए नहीं कर रही हूँ। इसीलिए गाइस, प्लीज़ आप इसे एक पॉजिटिव वे में सुनना और पॉजिटिव वे से ही लेना। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यही कुछ 23-24 साल की रही होंगी जब मेरी शादी हो गई थी। जिस इंसान से मेरी शादी हुई वो एक ड्रग एडिक्टर था, लेकिन ये बात मुझे शादी से पहले नहीं पता थी, क्योंकि उस इंसान ने मुझे कभी शो ही नहीं होने दिया था। उसने मुझसे कभी ये पता ही चलने नहीं दिया था मुझे। लेकिन मेरे मॉम, डैड, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड्स को, उनको कहीं ना कहीं ये पता था। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मेरी बहुत निंदें की, मेरे आगे हाथ भी जोड़े। मेरे मॉम डैड ने, मेरे भाई ने मुझे बहुत बोला कि तू ये गलत कर रही है, इससे शादी मत कर, ये एक ड्रग एडिक्टेड है, ये नशे का आदी है। लेकिन हमारी जनरेशन की एक प्रॉब्लम है कि इस फैसले में हम कभी अपनों की नहीं सुनते, हम कभी अपने पेरेंट्स की नहीं मानते, जबकि यही हमारा सबसे बड़ा ज़िंदगी का फैसला होता है जहां हमें सुननी चाहिए, माननी चाहिए। और वही मैंने किया। मैंने किसी की कोई बात नहीं सुनी, सबको इग्नोर करके मैंने उस इंसान से शादी की। लेकिन शादी के बहुत बहुत कम समय के अंदर ही मुझे उसकी सारी सच्चाई पता चली। पहली दिवाली, मेरी शादी की पहली वो दिवाली, वो रोशनी का त्यौहार मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में अंधेरा लेकर आया। उस दिन उस रात मुझे पता चला कि इस दुनिया में स्मैक नाम का भी एक नशा होता है। हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी थी, गेट टुगेदर का दिवाली का, जहाँ पे मेरे अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था उन्होंने। मैं अपने रूम में तैयार हो रही थी, मैं मेरे हस्बैंड को कॉल कर रही थी, बट नो रिप्लाई। अचानक मुझे मेरी सास के कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगी। जैसे ही मैं वहाँ गई, मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड बेड पे लेटे पड़े हैं। जैसे ही मैंने मेरी मॉम से पूछा, मेरी सास से, कि मॉम इन्हें क्या हुआ है, शी सेड कि इसे माइग्रेन हो गया है, आज तुम पार्टी वार्टी भूल जाओ, चेंज करो और जाकर सो जाओ, क्योंकि आज तो ये उठेगा नहीं। अब मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कहा ऐसा कौन सा माइग्रेन है? सच बताऊं तो मुझे उस टाइम ये पता भी नहीं था कि माइग्रेन भी कोई बीमारी होती है, इसे कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। मैंने उसे उठाया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, उसके मुंह से झाग निकल रही थी, पानी निकल रहा था। उसकी आंखें इस कदर लाल थी जैसे कि खून उतर आया हो। उसके हाथ, उसकी बॉडी ऐसे कांप रही थी। ये कैसा माइग्रेन था? मैं बहुत डर गई। मैंने घबराहट में आकर, क्योंकि मेरे सास, ससुर, मेरी ननद, वो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे थे और मेरा पति इस हालत में नहीं था, तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया। जैसे ही वो आया तो उसने मुझे बोला ये कोई माइग्रेन नहीं है, इट्स नॉट अ माइग्रेन, ये स्मैक पी के आया है, ये एक तरह का नशा है। और यही वजह थी, यही कारण था जो हम तुझे बोलते थे कि शादी मत कर। यही डर था हमें
अब क्या? अब क्या? आगे क्या? उस दिन मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं उसी दिन उसी टाइम मेरे भाई के साथ वापस चली जाती, या फिर चैलेंज को एक्सेप्ट करती। और मैंने वही किया। हमारी सोसाइटी, हमारी समाज की ना एक प्रॉब्लम है। अगर हम लड़कियां कोई डिसीजन ले लेती हैं ना और वो गलत हो जाता है, तो हमारा समाज हमारे दिमाग में ये बिठा देता है कि ये तुमने किया था, तुम्हारा गलत डिसीजन था, तो तुम्हारी लाइफ गलत हो गई। हमारे पेरेंट्स को हमारी वजह से ताने सुनने पड़ते हैं, गालियाँ सुननी पड़ती हैं, इज्जत की बातें की जाती हैं। मुझे भी वही डर था कि मैंने अपनी मर्ज़ी से की है शादी, अगर मैं वापस गई तो सब क्या बोलेंगे, मेरे मॉम डैड की, मेरे भाई की क्या इज्जत रह जाएगी। तो वापस तो नहीं जाऊंगी, निभाऊंगी। तो मैंने मेरे भाई से भी वही कहा कि तू जा, मैं संभाल लूंगी। उस रात मेरे सास और मेरे ससुर ने एक बार भी मेरे सर पर हाथ रखकर ये नहीं बोला कि बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, हम सुधारेंगे, हम तेरा साथ देंगे, तेरी हेल्प करेंगे। उन्होंने मुझे ये बोला, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है भाई, हमने नहीं कहा था शादी करो, अब करी है तो निभाओ। उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, चलो मैं तो उनकी बहू थी, उन्होंने अपने बेटे को भी ऐसे छोड़ दिया जैसे हम तो इसे जानते ही नहीं, हमारा तो ये बेटा है ही नहीं, हमने तो इसे पैदा ही नहीं किया। मुझे किसी की तो हेल्प लेनी थी, किसी के पास तो जाना ही था। तो मैं मेरे फादर के पास गई। मैंने मेरे डैड से पूछा कि अब मैं क्या करूं, निभाना तो है, रहना तो है। पापा ने मुझे बोला, मैं मेरे पापा की बहुत लाडली हूँ, बहुत ज़्यादा। वो जैसे कहते हैं ना कि पापा की परी, वही हिसाब था। हर लड़की अपने फादर की फेवरेट होती है, तो वैसे ही मैं भी थी। मेरे डैड ने मुझे बहुत शौक से, बहुत लाड प्यार से बोला था, बहुत पाला था, बहुत प्यार से पाला था। हर डिमांड, हर छोटी से छोटी विश मेरी पूरी की थी। मैं एक हाई प्रोफाइल रिच फैमिली, रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उन्होंने उसी हिसाब से मेरी परवरिश भी की थी। तो डैड ने मुझे बोला, बेटा सोच ले, तू कर पाएगी, तू इतनी सॉफ्ट है, इतनी सेंसिटिव है, क्या तू इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर पाएगी। मैंने कहा पापा आप मेरे साथ हो ना तो मैं कर लूँगी, बट मुझे गाइड करो। तो डैड ने कहा पहले इसकी कंपनी छुड़वाओ। उसका जितना फ्रेंड सर्कल था वहाँ पे, वो सब ड्रग एडिक्टेड था। वो बार बार उनके पास जाता था, रोज़ मेरे से प्रॉमिस करता था, और रोज़ रात को वही कहानी शुरू हो जाती थी। तो मैंने मेरे फादर से बोलकर उसे एक बैंक में जॉब दिलाने की कोशिश की, जो कि उसे मिल भी गई। और जहाँ उसकी जॉब थी, हम वहीं शिफ्ट हो गए, उसी शहर में। उस शहर में हम जिस घर में रहते थे वो रेंटेड था, रेंट का पोर्शन था। उस घर का रेंट मैं मेरे डैड से लेके भरती थी, क्योंकि मैं खुद कुछ इनकम, कोई सोर्स था नहीं मेरा। तो मैंने अपनी स्टडी भी अपनी शादी के बाद कंप्लीट की थी, और अभी वो भी कुछ नहीं करता था। और उसके खुद के मॉम डैड ने तो बोल दिया था कि भाई हमारी तो कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। तो मैं अपना सारा खर्चा, अपना टोटली खर्चा, एक एक रुपया तक भी, एक कॉइन भी मैं मेरे फादर से लेती थी। जैसे तैसे करके उसको जॉब दिलाई। मेरे फादर, मेरे मॉम, मेरा भाई मेरे साथ गए, पूरा मेरा घर सेट करके आए। मेरे डैड ने मुझे शादी में एक चीज़ दी थी, टोटली फर्नीचर, घर का जो सामान होता है ना, बर्तन तक, एक चम्मच तक, सब मेरे फादर ने मुझे दिया। बेड, सोफ़ा, फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ वो मुझे सेट करके वापस आए।
लेकिन अभी चुनौतियां तो शुरू हुई थी। वो रोज़ वही नशे करके आता, ड्रिंक करके आता, स्मैक, मेडिकल नशे, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ऐसा कोई नशा नहीं था जो वो नहीं छोड़ता था। मैं उसके बैंक भी गई, उसके बैंक मैनेजर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे मेरे हस्बैंड को सुधारना है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं वहाँ एक डॉक्टर से भी मिली, उनसे भी पूछा। डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेटा ये बहुत बहुत हार्ड टास्क है, बहुत मुश्किल काम है, क्या तुम कर पाओगी? क्योंकि ये इंसान नशे का इस कदर आदी हो चुका है कि नशा इसके अंदर घुस चुका है। मैंने कहा डॉक्टर छुड़वाना तो है ही। तो डॉक्टर ने मुझे एक सलाह दी कि बेटा अब से सिर्फ इसकी बीवी नहीं, इसकी माँ भी बन जा। एक छोटे बच्चे की तरह इसको संभालना पड़ेगा। इसे ऐसा कोई भी रीज़न मत देना जिस वजह से ये नशे की तरफ जाए। इसे कभी किसी चीज़ के लिए मना मत करना, इसे हर चीज़ अवेलेबल करना। आप मानोगे नहीं, मैं मेरे माँ बाप से पैसे लेकर उसकी जेब में डालती थी। मैं अपनी खुद की सब ख्वाहिशें, फरमाइशें मैं सब छोड़ चुकी थी। मैं अब खुद को भूल चुकी थी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी पहचान, अपनी इमेज, सब कुछ। अब मेरे लिए जो था वो मेरा हस्बैंड था, मुझे उसे सुधारना था। इस सब चीज़ों में मेरे पेरेंट्स ने और मेरे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। वो बैंक जाता, फिर वही सब कर करा के वापस आ जाता। ऐसे करते करते 2 साल निकल गए। इन 2 सालों में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। मैं उसे रात को, आधी आधी रात को भी 12-12 बजे, 2-2 बजे नशे की धुत हालत में सड़कों से भी उठा के लाती रही हूँ। मुझे मेरी इज्जत का डर रहता था, मुझे बहुत डर लगता था रात को। लेकिन पता नहीं कैसे मुझे कहाँ से हिम्मत आ जाती थी। भगवान जी हमेशा मेरे साथ चलते थे। जैसे तैसे करके मैं उसे उठाकर घर ले आती थी। बेहोशी की हालत में भी मुझे ये होता था कि इसे खाना खिला के सुलाऊं, ऐसे ना सुलाऊं। उसके नशेड़ी दोस्तों में से उसे उठा के लाती। कभी मैं उसके पेरेंट्स को अगर फ़ोन भी कर देती भूले भटके, अपने सास ससुर को, या तो वो मेरा फ़ोन ना उठाते या बोल देते देख लो क्या करना है, उधर अपने मॉम डैड को फ़ोन कर लो, हम क्या कर सकते हैं। मुझे आगे से यही जवाब मिलता था या फिर जवाब मिलता ही नहीं था। कभी मैं अपने फादर को अपने पास बुलाती थी, कभी अपनी मॉम को, कभी अपने भाई को, बट वो भी किस हद तक साथ दे सकते थे। लेकिन इन सब से निकलकर फाइनली एट लास्ट 2 साल बाद वो दिन आया जब वो सुधर चुका था। अब वो टोटली अपने नशे छोड़ चुका था। अब वो जानवर से इंसान बन चुका था। 2 साल पहले जो इंसान सड़कों पे नालियों से उठाती थी मैं, नशे की हालत में धुत रहता था, जिसे उसके खुद के रिश्तेदार ये बोलते थे ही इज़ यूजलेस, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, उसके माँ बाप ने उसे धुकार दिया था। आज वो एक रिप्यूटेड हाई प्रोफाइल बैंक का एक मैनेजर था। हर 3 महीने बाद उसे ट्रॉफी मिलती थी टारगेट से ज़्यादा अचीव करने के लिए। अब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट अचीवर बन चुका था। और मुझे इस चीज़ से बहुत प्राउड फील होता था कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने वो कर दिखाया जो इसकी खुद की फैमिली बोलती थी, इसके रिश्तेदार बोलते थे कि ये नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि पंछी को हम उड़ना सिखा दें और उसका ज़रा सा पिंजरा खोल दें तो 1 सेकंड लगाएगा उड़ने के लिए। उसने भी वही किया। अब मैं उसके लायक नहीं रही थी, क्योंकि अब उसका एक स्टैंडर्ड बन चुका था, एक स्टेटस बन चुका था। वो एक बैंक का एम्प्लॉय था, उसकी अपनी एक कंपनी थी। और मैं एक घरेलू, मैं एक अब टिपिकल हाउसवाइफ बन चुकी थी। क्योंकि मेरा जो टाइम था खुद पे ध्यान देने का, वो तो मैंने उसे दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया मैंने उसे, खुद पे ध्यान दिया ही नहीं। मैं एक MBA डिग्री होल्डर हूँ, लेकिन मैंने उससे कोई फ़ायदा नहीं लिया मेरी डिग्री का। मैंने उसे अलमीरा में बंद करके रख दिया।
जब वो बिल्कुल एकदम अपनी लाइफ में सेट हो गया और उसे ये रियलाइज़ हुआ कि अब ये मेरे लायक नहीं रही, अब इसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़ूं कैसे? अगर डायरेक्ट छोड़ूंगा, बोल कर छोड़ूंगा, तो इसकी फैमिली मुझे नहीं छोड़ेगी, ये मेरे पे केस कर देगी, एलिमनी मांगेगी, मेरा पता नहीं क्या क्या करेगी। इस बीच में आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, हर माँ बाप जितने भी होते हैं, जितने भी उनकी कैपेसिटी होती है, अपने हिसाब से अपनी बेटी को सब देते हैं। मेरे डैड ने मुझे बहुत गोल्ड दिया था, बहुत। उस इंसान ने, सिर्फ उसने अकेले ने नहीं, इस बीच में ये सच्चाई मेरे सामने निकल कर आई जिसने मुझे सबसे बड़ा शॉक दिया कि उसने अपनी, स्पेशली अपनी मॉम के साथ मिलकर मेरा सारा गोल्ड सेल कर दिया। लेकिन किस लिए, क्यों, और मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसे संभालती रही, उसकी केयर करती रही, और वो बंदा मेरे ही पैर काटता रहा। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये पैसा, गोल्ड, चीज़ें ये दोबारा बन जाती हैं। कदर इंसान की है, कदर प्यार की है। अरे ये तो मैं दोबारा भी बना लूँगी, कोई बात नहीं। मैंने फिर भी उसे टेंशन नहीं, उसे ये फील नहीं होने दिया। लेकिन अब वो मुझे छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसे छोड़ूंगा तो इसकी फैमिली छोड़ने नहीं देगी, मेरी फैमिली पे ब्लेम आएगा, पैसे देने पड़ेंगे, केस होगा, कितना कुछ होगा। तो इस सब में उसने एक ट्रिक अपनाई। उसने मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करना शुरू किया। वो अपनी जॉब से आता था रात को 9-9, 10-10 बजे, ड्रिंक करके आने लगा, आके ही गालियाँ, गाली गलोच, मार, सब कुछ। वो इंसान जब भी खाना खाता था ना, उसे हमेशा गरम चपाती चाहिए होती थी, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। उसका खाने का तरीका ऐसा था कि अगर अब मैंने एक चपाती ले ली ना, तो अभी गैस ऑफ करो, मैं दूसरी चपाती, दूसरी रोटी चाहे मैं 1 घंटे बाद मांगू तुमसे, चाहे मैं 2 घंटे बाद मांगू, तभी दोगी जब मैं तुम्हें बोलूँगा। इस चक्कर में मुझे रात के 2-2 भी बज जाते थे किचन में खड़ी होके, क्योंकि वो आराम से मस्त होकर अपने लैपटॉप पे मूवी देखता था, ड्रिंक करता था साथ में, और आराम से डिनर करता था। मुझे पता ही नहीं होता था कि अब मुझे अगली आवाज़ कब देगा वो, कि भाई अगली चपाती ले आओ, अगली रोटी ले आओ। अगर मैं नहीं करती थी तो वही गाली गलोच, मारना एंड ऑल सब। सुबह ब्रेकफास्ट में अगर मैं उससे पूछती रात को कि क्या बनाऊं कल, सुबह बताऊंगा, अभी नहीं। और वो भी वो इंसान वो बताता था जो घर पे अवेलेबल नहीं होता था उस टाइम, और वो भी मुझे ही लाना पड़ता था। मैं जाऊंगी, लेके आऊंगी, आकर मैं बनाऊंगी। उस घर को घर नहीं, 5 स्टार होटल बना दिया था मैंने उसे, और मैं उसके लिए उस होटल की वेट्रेस थी। उसने मुझे ये ऑर्डर दिया हुआ था कि मैं नहा के आ रहा हूँ, मेरे बाहर आने तक मेरे कपड़े आयरन किए हुए चाहिए, मेरा शूज़ पॉलिश, मेरा हैंकी, मेरे अंडरगारमेंट्स तक, मेरा सब कुछ मेरे बेड पे अवेलेबल चाहिए मुझे। वो कभी वॉशरूम में अपना टॉवल नहीं लेके जाता था कि मैं आवाज़ दूंगा तो तू मुझे पकड़ाएगी। ये रोज़ का हो गया था। इस बीच काफ़ी बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की, लेकिन शायद भगवान को वो भी मंजूर नहीं था। पता नहीं कैसे, जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ ऐसा होता कि मैं बच जाती, क्योंकि हम लड़कियां यही चूज़ करती हैं एंड में, यही एक ऑप्शन हमें इजी लगता है। एटलीस्ट मैं भी इंसान थी, मेरा भी सब्र का बांध टूट गया। तो एक दिन मैंने उसे ये बोला कि अब मैं नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। और यही शायद मेरी गलती थी कि मैं उसे बताकर आई।
कि अब मैं तुमसे डिवोर्स लूँगी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं मेरे मॉम डैड के पास जा रही हूँ। जैसे ही मैं अपने मम्मा पापा के पास रहने आई, कुछ ही दिनों बाद मुझे एक कॉल आया। जैसे ही मैंने फ़ोन पिक किया, आगे से एक बंदा बोल रहा था कि मैम दिस नंबर है, ये गाड़ी है, क्या ये आपकी है? मैंने कहा जी हाँ, मेरे हस्बैंड की कार है। तो उन्होंने कहा कि मैम आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, हमें एक नदी के पास किनारे पे आपकी कार मिली है आपके हस्बैंड की, लेकिन आपके हस्बैंड बीच में नहीं है, हमें लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। जी हाँ। अब ये था उसका सबसे बड़ी चाल, ये था उसका सबसे बड़ा एक, कुछ भी कह सकते हो आप, मेरे से छुटकारा पाने का तरीका या जो भी बोलो, व्हाटएवर। वो भी इसलिए कि वो अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहता था। उसको ये डर था कि ये अब पता नहीं मेरे पे क्या करेगी, डिवोर्स लेगी, मुझे पता नहीं क्या देना पड़ेगा। तो उसने ये सब प्लान किया। आई थिंक वो सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल का बहुत बड़ा फ़ैन रहा होगा, उसी से उसने ये आइडिया लिया होगा। जैसे ही मेरे मॉम डैड वहाँ गए तो वहाँ का सारा माहौल देखकर तो यही लग रहा था कि हाँ भाई ये बंदा नहीं है, पुलिस भी यही बोल रही थी। लेकिन मैं उस इंसान के साथ 6 साल रह के आई थी, 6 साल। मुझे पता था कि वो बंदा मारने वालों में से है, मरने वालों में से नहीं है। लेकिन उस टाइम मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पे जब उस बंदे ने ये हरकत की तो सब लड़की वालों को एक बार शौक लगता है, क्योंकि मेरे मॉम डैड को तो पता ही नहीं था, मैंने उनको आकर भी नहीं बताया था कि मैं इतना परेशान होकर आई हूँ, वो मुझे मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, मुझे टॉर्चर करता है, तो मुझे डिवोर्स लेना है। शायद यही मेरी गलती थी। तो उस सब के बीच में जब ये हादसा हुआ तो मेरे मॉम डैड, मेरे भाई और मेरी भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया गाइस, बहुत। मेरी भाभी ने, अक्सर हम बोलते हैं कि बेगाने पराई घर से आई है, वो तो मज़े लेती हैं इस टाइम पे, सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये झूठ है। उस टाइम पे मेरी खुद की माँ का ये हाल नहीं था ऐसा कि वो मुझे संभाल सकते। मेरी भाभी ने मुझे माँ बनकर संभाला, मेरे भाई ने एज अ फादर मुझे संभाला, मेरे सर पे हाथ रखा। हमारे घर में बहुत रिश्तेदार आते थे, सिंपैथी शो करते थे, वजह कारण पूछते थे।